So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 10-10 पे क्लास चालू करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम 10-10 पे फ्री होने वाले हैं, लेकिन जल्दी फ्री हो गए तो क्लास भी जल्दी चालू कर दी हमने। So बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चर्चा कर रहे थे बैलेंसिंग के ऊपर, और कल मैंने आपको बताया था कैसे रोटरी बैलेंसिंग की जाती है, कैसे आप लोग रोटरी बैलेंसिंग करोगे। आज हम चर्चा करेंगे कैसे रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग की जाएगी। व्हाट्सएप पे सेंड कर दो हिमांशु, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, ग्रुप पे मैं डाउट नहीं देख रहा हूं। आप डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अरे मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, फिर भी यहीं पे टाइप कर दिया। अब क्या नहीं, ये डाउट सिर्फ तुम्हारा है, बाकी लोगों को सुनना पड़ेगा ना सारी कहानी। देखो सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है, सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला आएगा, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली मीन स्पीड डिवाइड बाय रेंज ऑफ स्पीड। हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो पता चलेगा सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर व्हेन गवर्नर क्लिप्ड विद इंजन, ये हम पढ़ते नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। सो बेसिकली देखा जाए तो जब गवर्नर को एक सेपरेट मैकेनिज्म कंसीडर की जाती है ना, तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। गवर्नर को जब एक सेपरेट मैकेनिज्म कंसीडर की जाए ना, क्योंकि हमारा चैप्टर, हमारा सब्जेक्ट वो मैकेनिज्म एंड मशीन्स का है, तो जब उन्हें इंडिविजुअल मैकेनिज्म कंसीडर किया जाता है ना, तभी हम उसकी स्टडी करते हैं। तो जो सुटेबल ऑप्शन है वो ये होना चाहिए। लेकिन क्या है कि एसएससी जो है वो सुटेबल ऑप्शन नहीं देखती, वो देखते हैं कि उसने पुराना क्वेश्चन है तो उसने बेसिकली कहां से क्वेश्चन को चुराया, वहां पर जो आंसर दिया होगा उसी को फाइनल आंसर मार्क करेगी। और ये एक पैटर्न चलता आ रहा है कि जो भी जेई का पेपर आ रहा है उसके अंदर सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर का जो रिलेशन है वो लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं, बस वो इतना लिखना भूल जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर आपसे पूछी जा रही है तो या तो सिर्फ यही ऑप्शन रहा होगा। अगर सिर्फ यही ऑप्शन है तो इसको मार्क कर दो, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। गलत दोनों ही नहीं है, लेकिन आप एक ही ऑप्शन के साथ जा सकते हो, तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ ये है तो इसको मार्क करो, अगर सिर्फ ये है तो इसको मार्क करो, अगर दोनों है तो फिर आपको इसको मार्क करना पड़ेगा। हाँ जी हिमांशु जी, जबरदस्ती डाउट पूछने के बाद भी मैंने बता दिया है तुम्हें, ठीक है। तो कुछ डाउट हो, अगर वाकई में कोई जेन्युइन डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो, मैं अभी थोड़ी देर बाद में, शाम में, कल जब भी देखूंगा आपको जवाब जरूर दूंगा, है ना। अभी थोड़ा सा सिलेबस कवर कर ले आप। तो हम बात कर रहे थे बैलेंसिंग, जिसमें अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग के ऊपर। रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग।
सो रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको बताता हूं, कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर मैकेनिक्स के कुछ सेशन लिए थे, अगर आप लोगों ने देखे हो तो, और उन सेशन के अंदर मैंने बताया था सर्कुलर मोशन के बारे में। नहीं देखे हो तो ग्रुप पे जाके आज ढूंढ लेना, उसके अंदर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे वो सेशंस। सो वहां पर सर्कुलर मोशन पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, इसमें जो आर ओमेगा स्क्वायर है ना, ये आपका एक्चुअल में एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एक्चुअल में एक्सेलरेशन है। सो ये जो एम ए बनाना, ये एक इनर्शिया फोर्स होता है। ये क्या होता है? एक इनर्शिया फोर्स होता है। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सर इसका मतलब हम लोग बैलेंसिंग के अंदर इनर्शिया फोर्स को क्या करने जा रहे हैं? बैलेंसिंग करने जा रहे हैं। सो जिस एम आर ओमेगा स्क्वायर को आप बैलेंस कर रहे थे ना, वो एक्चुअल में आपका इनर्शिया फोर्स था। इसी तरीके से जब कोई बॉडी रेसिप्रोकेट करती है, कल श्री सूरज कहां गए हो? सूरज आया नहीं अभी तक, चाय बिस्किट खा रहा है। अरे सूरज, तुम आए नहीं अभी तक। हाँ, तो उन्होंने पूछा था सर ये रेसिप्रोकेटिंग मासेस कौन से होते हैं? तो कल हम लोग इसका जवाब देने के लिए कैपेबल नहीं थे क्योंकि हम रोटरी बैलेंसिंग पढ़ रहे थे। पर आज हम रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जो स्लाइडर है जो कि रेसिप्रोकेट करता है, उसको रेसिप्रोकेटिंग मासेस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकेटिंग मासेस बोला जाता है। तो उस स्लाइडर का जो इनर्शिया फोर्स होगा, उसको हम लोग यहां पर बैलेंस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, स्लाइडर के लिए जो इनर्शिया फोर्स होता है वो कितना होता है? एफ आई इक्वल्स टू एम ए। चैप्टर नंबर 3 में जहां डायनामिक्स पढ़ाया था, उससे थोड़ी देर पहले मैंने इस एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई थी। कितनी बताई थी? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय एन। सो बेसिकली जो अनबैलेंस फोर्स है ना, यही हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है जिसको हम बैलेंस करने जाते हैं। सो अनबैलेंस फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय एन। एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। ये जो फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, इस फोर्स को बोला जाता है सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स। प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स, सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स। क्वेश्चन आता है कि सर क्यों इसे प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स बोला गया और क्यों इसे सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स बोला गया? अगर आप बात करें सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, अगर आप बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। सो थीटा जो है वो बदल रहा है आपका। सो जब कॉस थीटा मैक्सिमम, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा मैक्सिमम। तो अगर हम लोग यहां पर गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, मतलब एफ पी मैक्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा गोल्डन स्टेटमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी
unbalanced force Fs max mr ओमेगा स्क्वायर बाय n mr ओमेगा स्क्वायर बाय n। सो आप यहां पर ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्राइमरी unbalanced force is n times of maximum value of secondary unbalanced force। इसको जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इसके बराबर आने वाला है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, जो बोर्ड पर लिखा है इतनी बात उन सभी को समझ में आई या नहीं है? जो बोर्ड पर लिखा है इतनी बात उन सभी को समझ में आई या नहीं है? सर कॉस क्यों नहीं लिया गया? श्रवण, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो वहां पर कॉस लिया गया है लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा। श्रवण, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात यह है कि सर ये जो प्राइमरी फोर्स है ये मैक्सिमम कब होगा? हमने बोला कि प्राइमरी फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा 1 हो जाएगा। अब ये cos थीटा 1 कब होगा? cos थीटा 1 कब होगा? हमने कहा 0 से 2 पाई के बीच में cos थीटा 2 बार मैक्सिमम होता है, 2 बार मैक्सिमम होता है। जब 2 थीटा आ जाएगा तो 0 से 2 पाई के बीच में cos थीटा 4 बार मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने एक दिन बताया था sin थीटा का टाइम पीरियड 2 पाई, sin 2 थीटा का टाइम पीरियड पाई, तो इसका टाइम पीरियड है 2 पाई, तो 2 पाई में 2 बार मैक्सिमम होगा। इसका टाइम पीरियड है पाई, तो पाई में 2 बार मैक्सिमम हो जाएगा, तो 2 पाई में तो 4 बार मैक्सिमम हो गया ना। इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका टाइम पीरियड आधा है, टाइम पीरियड आधा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी डबल है। तो आप क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी फोर्स इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी फोर्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से, हमने आपको कहा था कि जो n है, आपको याद होगा एक चैप्टर में जब मैं पढ़ाते ऐसे बोल रहा था कि यार n, माना कि n एक बहुत बड़ी वैल्यू है, माना कि n एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो n स्क्वायर और भी बड़ी वैल्यू, साइन थीटा जो है वो छोटी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा और भी छोटी वैल्यू है ना। फिर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर मान लिया था, एक चैप्टर में ये सब किया था हम लोगों ने। लेकिन हमने कहा सर n को आपने बहुत बड़ा माना, ऐसा नहीं सोचा कि n बहुत छोटा भी तो हो सकता है? एक्चुअल में नहीं हो सकता, क्योंकि n को बड़ा करने का एक कारण है। आप जब n की वैल्यू को ज्यादा करेंगे, हायर करेंगे, बढ़ाएंगे, तो सेकेंडरी फोर्स कम हो जाएगा। वही n की वैल्यू को अगर आप कम करोगे तो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स बढ़ जाएगा। इसलिए, लेकिन उस टाइम पर आप ये बात नहीं समझ पाते, तो मैंने बोला कि माना कि n अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो n को बहुत बड़ा रखा जाएगा, जिससे कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स का इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। सो आप क्या बोलेंगे यहां पर? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, to reduce the effect of secondary force, we will increase
ऑब्लिक्विटी रेशियो स्मॉल एन, ऑब्लिक्विटी रेशियो स्मॉल एन। हम एन को बढ़ाएंगे जिससे कि सेकेंडरी फोर्स जो है वो हमारा कम हो जाए, टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फोर्स। तो इसका मतलब आपका जो पूरा फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहने वाला है? हमारा जो फोकस रहेगा सर वो प्राइमरी फोर्स के ऊपर रहेगा। हमारा जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहने वाला है? प्राइमरी फोर्स के ऊपर रहने वाला है। अच्छा, वीडियो प्रॉपर चल रहा है क्या? एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। वीडियो प्रॉपर चल रहा है, एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, है ना? एक मिनट। आज के जयपुर में बहुत बारिश हुई है। अभी ठीक चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है? अब क्लियर है ना? चलो, अब अगर क्लियर तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो प्राइमरी फोर्स के ऊपर रहेगा। तो अब मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं, बैलेंसिंग of primary unbalanced force, balancing of primary unbalanced force। बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ा बना लेते हैं उसको, कैसे दिखाई देगा ये फोर्स, जरा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो स्लाइडर क्रैंक आपने बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था, ये देखो यहां पर आपका एक स्लाइडर था कुछ ऐसा, और ये कनेक्टिंग रॉड थी आपके पास कुछ ऐसी, और ये आपके पास में एक क्रैंक थी। अब बीच में कोई इंटरप्ट मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। अगर बीच में आप इंटरप्ट करोगे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, अगर आपने बीच में कोई भी फिजूल की बात करके इंटरप्ट किया तो मुझे। ये एंगल है थीटा। ये जो स्लाइडर है इसके ऊपर इनर्शिया फोर्स चैप्टर नंबर 3 में बताया था, इधर लगता है, और उसकी जो वैल्यू है उसमें से भी सिर्फ प्राइमरी फोर्स लिया जा रहा है, विच इज mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सो सिस्टम के ऊपर ये इनर्शिया फोर्स है जिसको क्या किया जाएगा, बैलेंस करने की हम कोशिश करेंगे। तो हमने क्या कहा यहां पर, हमने कहा कि सर अगर हमें बैलेंस करना है तो आप स्मॉल बी रेडियस पर कैपिटल बी मास अटैच करेंगे, जो कि इस क्रैंक के साथ ही, क्रैंक को ही आपने क्या कर दिया, उधर बढ़ा दिया। तो क्रैंक की जो स्पीड ओमेगा रहेगी, सेम स्पीड इसके पास में भी एक ओमेगा रहेगी। जैसे ये क्रैंक थी ना, इसको थोड़ा सा आपने अटैच करके एक मास इस पर अटैच कर दिया, तो ऐसे में ये जो कैपिटल बी मास है ये एक फोर्स महसूस करेगा बी ओमेगा स्क्वायर। ऐसे में ये जो बी मास है ये एक फोर्स यहां पर महसूस करेगा विच इज बी ओमेगा स्क्वायर। देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा। तो यहां पर ये जो फोर्स आएगा ये आएगा बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा।
और इधर जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो कंपोनेंट आने वाला है बीबी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो फोर्स है ये पूरा बैलेंस हो जाए, तो आपने कहा सर ये फोर्स बैलेंस करने के लिए ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये लग रहा है लेफ्टवर्ड और ये लग रहा है राइटवर्ड। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो वो फोर्स जो है वो कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिखा फॉर 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 कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। सो ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा से ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा चला गया और आपने बोल दिया इसका मतलब एम आर इक्वल्स टू बी बी के होना चाहिए। सो अगर आपको ये प्राइमरी फोर्स कंप्लीटली बैलेंस करना है तो एम आर को कैपिटल बी स्मॉल बी के बराबर होना चाहिए। हमने कहा चलिए ठीक है, लेकिन जो समस्या आप यहां पर देख रहे हैं उस पर थोड़ी सी नजर डालो। क्या समस्या देख रहे हैं हम लोग कि सर इसको बैलेंस करने के लिए जो मास हमने लगाया है उसका एक कंपोनेंट उसे बैलेंस करा, पर ये तो ये कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, ये नया फोर्स डेवलप हो गया, ये नया फोर्स डेवलप हो गया। तो आप लिखेंगे यहां पर इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन में एक नया फोर्स आ गया एफ वी विच इज बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए इसे, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। अगर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू में बात करूं, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है जब आप साइन को भूल जाते हैं तो ये वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये फोर्स कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेके मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? बीबी ओमेगा स्क्वायर। हमने कहा सर पहले जो आपके पास में फोर्स था, जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी फोर्स की वैल्यू 0, जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी फोर्स की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर। बीबी इक्वल्स टू क्या मान लिया आपने? एम आर, तो ये भी कितना बन जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपने बोला कि सर पहले जो बैलेंसिंग से पहले हमारा फोर्स था वो भी 0 से एम आर ओमेगा स्क्वायर तक वेरी कर रहा है, जो बैलेंसिंग के बाद में वर्टिकल फोर्स आया वो भी 0 से एम आर ओमेगा स्क्वायर तक वेरी कर रहा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको बेवकूफ बनाया गया है, कोई बैलेंसिंग हुई नहीं। पहले जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, अब वही फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में चला गया और कुछ नहीं हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में चला गया। जो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया। तो बैलेंसिंग कहां हुई? बैलेंसिंग तो तब होती जब वो फोर्स गायब हो जाता, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स बैलेंस हुआ ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टल से शिफ्ट होकर वर्टिकल में आ गया और हम देख सकते हैं कि वर्टिकल में भी उसका मैग्नीट्यूड 0 से एम आर ओमेगा स्क्वायर तक ही जा रहा है। इसका मतलब कुछ भी नहीं बदला है। सो ये जो तरीका है बैलेंसिंग करने का, ये तो आपके लिए गलत साबित हो गया। तो आप ये बात समझ गए हैं कि यहां पर अगर मैं कंप्लीट बैलेंसिंग करने जाता हूं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कहेंगे दैट इज कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ reciprocating masses cannot be possible. So now we will balance these type of masses
पार्शियली। सो यहां से पार्शियल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि देखो पूरा तो बैलेंस हो नहीं पा रहा, अगर पूरा बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत बैलेंस कर लो। अब वो थोड़ा बहुत बैलेंस कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मौका देता हूं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बताओ, और क्लियर है तो जल्दी से क्लियर लिख दो। क्लियर है तो जल्दी से क्लियर लिख दो। समझ गए सभी लोग? बताएं आप पार्शियल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब आप कह रहे हैं सो पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। रेसिप्रोकेटिंग मासेस की पार्शियल बैलेंसिंग करेंगे। हमने कहा कि पार्शियल बैलेंसिंग के लिए कुछ नहीं करना है। आपने यहां बोला कि 100% बैलेंस करने के लिए दिस इक्वल्स टू दिस होना चाहिए। अगर 50% बैलेंस करना हो तो आप बोलते कि दिस इक्वल्स टू 0.5 ऑफ दिस, या फिर बोल सकते हो 0.5 दिस इक्वल्स टू कंप्लीट दिस। अगर 70% बैलेंस करना हो तो 0.7 mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू दिस। अगर 90% बैलेंस करना हो तो 0.9 mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू दिस। अगर 100% करना हो तो 1 mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू दिस। सो 100% तो करना ही ना पार्शियल बैलेंसिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर पार्शियल बैलेंसिंग, फर्स्ट आपको ये करना है कि बीबी जो है वो mr के बराबर नहीं होना चाहिए, CMR के बराबर होना चाहिए। बीबी जो है आपके पास में वो mr के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो किसके बराबर होनी चाहिए? CMR के बराबर होनी चाहिए, CMR के बराबर होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सर इधर जो mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा फोर्स लग रहा है, इधर bb ओमेगा स्क्वायर cos थीटा लग रहा है, तो bb की जगह क्या आ जाएगा यहां पर? CMR। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर यहां 100 न्यूटन का फोर्स है तो यहां पर सिर्फ 60 न्यूटन ही आ रहा है, मतलब पूरा बैलेंस नहीं हुआ, सिर्फ 100 में से 60 आप बैलेंस कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो बचेगा ना। तो हमने बोला सर इसका मतलब फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स बचेगा। पहले कितना फोर्स था? पहले था mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। इसमें से कितना बैलेंस हो गया? इसमें से बैलेंस हो गया सर b ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। सर bb इक्वल्स टू, हमने कहा bb इक्वल्स टू CMR ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। सर ये C कौन है? इट जस्ट अ फ्रैक्शन। कितना परसेंट आप बैलेंस कर रहे हो? अगर कोई बोलता है 30% बैलेंस करो तो C इक्वल्स टू 0.3, कोई बोलता है 60% बैलेंस करो तो C इक्वल्स टू 0.6, और कुछ नहीं है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो FH इक्वल्स टू 1 माइनस CMR ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना अनबैलेंस फोर्स बचेगा। तो हमने कहा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना बचेगा? देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स बचेगा वो भी कितना होगा? पिछली बार की तरह b ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन दिस टाइम b इक्वल्स टू mr नहीं है। कितना है? b इक्वल्स टू CMR ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। सो फाइनली अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट अनबैलेंस अब कितना बचता है, अब कितना अनबैलेंस बचता है आपके पास में, तो आप कहेंगे सर FH स्क्वायर प्लस FV स्क्वायर, F अनबैलेंस इक्वल्स टू 1 माइनस CMR ओमेगा स्क्वायर cos थीटा CMR ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सर जो अनबैलेंस फोर्स बचेगा वो बचेगा आपके पास में
रूट ओवर, यहां से वैसे कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कॉमन लेना चाहो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ रहा है यहाँ से, तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसको आप चाहो तो कंप्लीट को बाहर ले सकते हो, तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा आपके पास में 1 माइनस सी कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहां पर बचेगा सी साइन थीटा का स्क्वायर। सो ये अनबैलेंस फोर्स बच रहा है। एक्चुअल में स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में इतना अनबैलेंस फोर्स था, अगर अभी आप देखेंगे तो इतना अनबैलेंस फोर्स है। इसका मतलब अगर आप कंप्लीट बैलेंस करने जा रहे हैं तो कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा, कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप पार्शियल बैलेंस करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ पार्ट तो बैलेंस हो रहा है। सो कंप्लीट बैलेंस करने जाते हैं तो कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग किसके पास जा रहे हैं, पार्शियल बैलेंसिंग के साइड। इसलिए हम लोग किसके पास जा रहे हैं, पार्शियल बैलेंसिंग के साथ। क्लियर है? मेरे ख्याल से इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई। एक बार बता दीजिए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से एक बार बता दो ताकि मैं आगे की कहानी आपको समझाऊं। रुक रुक कर चल रहा है इंद्रेश, प्रिंस नहीं रुक रहा है। नहीं, रुक रुक के चलता तो यार मेरे सामने भी एक स्क्रीन लगी हुई है, मुझे पता चल जाता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना, इसलिए बोला था। कोई समस्या नहीं है? बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। तो अब देखो कंप्लीट बैलेंसिंग तो हुई नहीं, पार्शियल बैलेंसिंग हुई। तो इस पार्शियल बैलेंसिंग के कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और जनरली ये इफेक्ट्स जो हम लोग देखते हैं ना, ये हम देखते हैं लोकोमोटिव के अंदर। हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लोकोमोटिव। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब हम लोग इन इफेक्ट्स, ये जो आपने पार्शियल बैलेंसिंग की है, इसके इफेक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑन लोकोमोटिव। देखिए लोकोमोटिव बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो लोकोमोटिव दिया गया है वो है 2 सिलेंडर लोकोमोटिव। लोकोमोटिव बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस जिसकी चर्चा हो रही है उसके अंदर कौन से लोकोमोटिव यूज होंगे, 2 सिलेंडर लोकोमोटिव। 2 सिलेंडर एट 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। 2 सिलेंडर यूज करने से बेसिकली यहां पर आपको एक यूनिफॉर्म टी थीटा कर्व देखने को मिलता है, मतलब फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए 2 सिलेंडर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसका क्या पर्पस होता है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, वो सब चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सो बेसिक पॉइंट है कि आप पार्शियल बैलेंसिंग का इफेक्ट लोकोमोटिव पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में लोकोमोटिव के इफेक्ट की चर्चा हुई है। दूसरा पॉइंट, कौन सा लोकोमोटिव, अरे अगर मैं बोलता हूं कि कार जो है उसके व्हील्स कैसे होंगे, तो आप क्या बोलोगे, सर कौन सी कार, 1000 तरह की गाड़ियां हैं। सो लोकोमोटिव भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप जिस लोकोमोटिव की चर्चा करने वाले हैं वो है 2 सिलेंडर लोकोमोटिव, जिसके अंदर दोनों को आपने 90 डिग्री के ऊपर अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है, मैं थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री दिखाने की कोशिश करता हूं। बड़ा मुश्किल है ज्योमेट्री यहां पर उसके लिए बनाना, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे जो मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं। ये देखो, ये एक व्हील है बड़ा सा, आओ भाई व्हील थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ, ये एक और व्हील है, इसको भी थोड़ा साइड में ले चलते हैं। ये व्हील को कनेक्ट कर दिया हमने क्रैंक शाफ्ट से, मतलब शाफ्ट से कुछ भी मतलब, और इसके ऊपर अरेंज किया है आपने, यहां पर आएगा आपका पहला स्लाइडर क्रैंक, और यहां पर है आपका दूसरा स्लाइडर क्रैंक। ये देखिए, ये फर्स्ट स्लाइडर, ये सिलेंडर। कोशिश कर रहा हूं सब कुछ विजुअलाइज करवाऊं आपको। अब आप लोगों को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि जब अच्छी चीजें सिखाते हैं ना, तो अच्छी चीजें सिखाने में बहुत माथापच्ची होती है।
तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है सिर्फ। ये सब चीजें आप किताबें पलट के देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। सो ये जो क्रैंक है ना ये थीटा पर है, और ये जो क्रैंक है ना ये किसके ऊपर है, 90 प्लस थीटा पर, क्योंकि आपने खुद ने बोला है कि ये अरेंजमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कैसे है, एक क्रैंक थीटा पर है, एक क्रैंक 90 प्लस थीटा पर। कैसा अरेंजमेंट मैं आपको दिखाता हूं। ये एक शाफ्ट है, एक व्हील यहां पर है, एक व्हील यहां पर है, एक स्लाइडर क्रैंक यहां लगा हुआ है, एक स्लाइडर क्रैंक यहां लगा हुआ है। लोकोमोटिव के व्हील है ये। बोलो समझ में आई नहीं है इतनी बात? जो बनाया है वो दिख रहा है नहीं दिख रहा? समझ में आया नहीं है क्या बना दिया मैंने? लोकोमोटिव रेल इंजन। अब ऐसा मत बोलना सर ये रेल लग नहीं रही, ये जो रेल तुम बनाते हो ये खिलौने वाली रेल होती है, ये थोड़े बनाएंगे अपन ऐसे, है ना? अपन तो उसका एक पार्ट लेके बना रहे हैं कि अरेंजमेंट ऐसा होता है। तो ये रेल नहीं बनानी है आपको। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना है, यहां पर सब भूल जाओ। मान लो सिर्फ एक स्लाइडर क्रैंक है। इस एक स्लाइडर क्रैंक में देखो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, जहां पर स्लाइडर जिस लाइन के अलोंग स्लाइडर मूव करता है। तो जो इफेक्ट होते हैं ना वो दो तरह के दिखाई देते हैं। एक होता है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। सो पहला जो इफेक्ट आएगा वो आएगा along the line of action, और जो दूसरा इफेक्ट आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन। अगर मैं बात करूं along द लाइन ऑफ एक्शन, इसके अंदर दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है ट्रैक्टिव फोर्सेस, एक को बोला जाता है स्वेइंग कपल, और इसमें सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हैमर ब्लो। वन बाय वन इन इफेक्ट्स की चर्चा करते हैं, वन बाय वन इन इफेक्ट्स की हम लोग अब यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सो अगर आपसे बोला जाए इस स्लाइडर क्रैंक में आफ्टर बैलेंसिंग लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कितना फोर्स बचा होगा, तो आपने कहा सर अभी थोड़ी देर पहले स्टडी की है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अलोंग कितना फोर्स बचा है, इसके अलोंग इतना फोर्स बचा है। तो हमने लिख दिया यहां पर, हमने बोला कि इसकी वजह से कितना फोर्स बचा है, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस, अब इसकी वजह से कितना फोर्स बचा, जब क्रैंक थीटा पर तो आपका जो फोर्स है वो है 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा पर। जब क्रैंक अल्फा पर तो आपका जो फोर्स है वो है 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा। जब क्रैंक बीटा पर है तो आपने बोला 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस बीटा, और जब क्रैंक 90 प्लस थीटा पर तो आप कहेंगे 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा। तो एक फोर्स लगाएगा इधर ये, एक फोर्स लगाएगा इधर ये, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। एक्चुअल में इन्हीं फोर्सेस को बोला जाता है ट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या हुए ट्रैक्टिव फोर्सेस? फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज ट्रैक्टिव फोर्स।
अगर आप देखें ये ट्रैक्टिव फोर्स कितना आ रहा है तो आप लिख सकते हैं ट्रैक्टिव फोर्स इक्वल्स टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है सर? कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। सो कोई भी पूछता है कि सर ट्रैक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा तो आप बोल देंगे 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना होता है भाई आपके पास ट्रैक्टिव फोर्स। तो दोनों स्लाइडर क्रैंक की मदद से लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो भी फोर्स लगता है ना उसको हम बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। मतलब इधर देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है, इधर ये फोर्स लगा रहा होगा कितना 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इधर देखो इधर ये फोर्स लगा रहा होगा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा। हमने दोनों को ऐड कर दिया, जब दोनों को ऐड कर दिया तो जो फोर्स आया उसको बोला जा रहा है ट्रैक्टिव फोर्स। यहां पर सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया L। सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, सिंपल सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। वेरी गुड। चलिए सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगर मैं उसको डायग्राम को थोड़ा सा इधर अलग से बना लूं तो ये वो डिस्टेंस L है, चलिए देखिए यहां पर। सो बेसिकली हमने देखा कि यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, इसको हमने अलग से बना लिया। यहां पर इसको हमने क्या कर लिया, अलग से बना लिया। अरे विकास गुड मॉर्निंग, इतना लेट कैसे आए हो तुम? 2 घंटे क्लास में सिर्फ 1 घंटे लेट आए हो, कैसे कर लेते हो? कितनी हिम्मत। अच्छा बारिश हो रही है, अच्छा हो गया पटना सेंटर पे, तुमसे गुड मॉर्निंग बोलने आया हो। और ये प्रिंस तुमने सबकी जिम्मेदारी ले रखी है कि बारिश हो रही है, वो बेचारा बोल ही नहीं रहा बारिश हो रही है। चलो फिर ठीक है, आ जाओ फिर बोर्ड के ऊपर आ जाओ। वापस बोर्ड पे आ जाओ। सो आपने कहा कि सर एक फोर्स लग रहा इधर, एक फोर्स लग रहा इधर, तो इस मिड पॉइंट के अबाउट अगर ये टोटल डिस्टेंस L है तो ये L/2 होगी और ये L/2 होगी। आप देख सकते हैं इस मिड पॉइंट के अबाउट ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है और ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। तो हमने यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट कपल फाइंड किया, मोमेंट लिया, तो ये बन गया 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय L/2 माइनस 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय L/2। बेसिकली इस रिजल्टेंट मोमेंट को आप बोलते हो स्वेइंग कपल। इस रिजल्टेंट मोमेंट को आप क्या बोलते हो, स्वेइंग कपल। तो जो भी अनबैलेंस फोर्स अब आपके पास में बच रहा है उनका जो भी रिजल्टेंट मोमेंट आने वाला है उस रिजल्टेंट मोमेंट को हम लोग बोलने वाले हैं स्वेइंग कपल।
अच्छा, सिर्फ रुचि का ही बफर कर रहा है, बाकी सबका ठीक चल रहा है ना? देखो थोड़ा सा मौसम खराब होगा, इस वजह से आपकी साइड दिक्कत हो रही होगी। अगर यहां पर कोई दिक्कत होती है ना, तो मेरे सामने एक बढ़िया सी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें मैं अपने आप को देखकर ही खुश हो रहा हूं। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है ना, तो उसमें मुझे पता चल जाता है। सो एक बार अगर बफर करे तो एक बार आप रिफ्रेश करके देखें, हो सकता है कि आपका नेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो। ओके, चलो अब ये बोर्ड पर देखो। सो जो रिजल्टेंट मोमेंट आएगा उसी को क्या बोला जाएगा यहां पर? स्वेइंग कपल। तो स्वेइंग कपल को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सर ये बन जाएगा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एल बाई 2 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा एल बाई 2। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। सर कॉमन आ रहा है 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। अंदर क्या बचा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आपके पास में स्वेइंग कपल आ गया। जितना अनबैलेंस फोर्स बचा है उसको कैलकुलेट कर लो, उसे आप ट्रैक्टिव फोर्स बोलते हो। उसकी वजह से जितना मोमेंट डेवलप हो रहा है, जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा, उसे आप स्वेइंग कपल बोलने वाले हो। उसे आप क्या बोलने वाले हो? स्वेइंग कपल बोलने वाले हो। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जग रही होगी, सर मैथमेटिकली तो ठीक है पर प्रैक्टिकली पता नहीं चल रहा क्या इफेक्ट आया होगा। मैंने कहा ना कि वेट करो, सब्र का फल मीठा होता है, सब बताएंगे। हमने कहा इसी तरीके से अगर हम बात करें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है। देखो ये जो बैलेंसिंग मास लगता है ना, वो यहां नहीं लगता एक्चुअल में। वो बैलेंसिंग मास लगता है इस तरीके से व्हील के ऊपर। दिखाता हूं, वो तो हम पढ़ने के लिए वहां बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लगेगा इस जगह पे। देखिए ये इसका सेंटर है, सेंटर से स्मॉल बी डिस्टेंस पर ये कैपिटल बी मास हमने लगा दिया। ये आपका कैपिटल बी मास है। स्मॉल बी रेडियस के ऊपर कैपिटल बी मास हम लोगों ने लगाया। स्मॉल बी रेडियस के ऊपर कैपिटल बी मास हम लोगों ने लगा दिया। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहां पर जब व्हील के ऊपर इस तरीके से कैपिटल बी मास लगाएगा और व्हील ओमेगा स्पीड से घूमेगा, तो इसके दो कंपोनेंट डेवलप होते हैं। पहला तो फोर्स होगा बीबी ओमेगा स्क्वायर। ये एंगल थीटा, तो ये बन गया बीबी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपका ट्रैक्टिव फोर्स में इंक्लूड है कॉस थीटा। ध्यान रखना, इसको हमने कंसीडर कर लिया। अब इसका एक कंपोनेंट और डेवलप हो गया, और वो कौन सा आपके पास में? बीबी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। इस बीबी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है हैमर ब्लो। उस मैक्सिमम वैल्यू को आप क्या बोलते हो? हैमर ब्लो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स is known as hammer blow। अब देखो, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा इफेक्ट आएगा? हैमर ब्लो। हैमर ब्लो क्या होता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होता है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग हैमर ब्लो बोलते हैं। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। अभी ट्रेन को हम लोग एरोप्लेन बनाने वाले हैं, लेकिन पहले बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? अभी ट्रेन को हम लोग एरोप्लेन बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए। अरे यार बैटरी और बंद होने वाली है। चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर बैटरी बदलेंगे। देखो लोकोमोटिव मतलब
रेल इंजन। तो बेसिकली जब आप ट्रेन की बात कर रहे हैं तो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड फोर्स को। तो हमने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स रहा होगा, तो आपने बोला सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो ट्रेन का लोड रहा होगा, लोड मतलब ट्रेन का खुद का वजन, उसमें जितना भी सामान है वो सब ट्रेन का लोड रहा होगा, प्लस बीबी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। टोटल इतना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा होगा। तो हमने कहा अगर मैं स्पीड के साथ सॉरी एंगल के साथ इसका वेरिएशन देखो तो ये थीटा है, ये एफ फोर्स है। तो देखो पी तो कांस्टेंट है, तो ये हाइट को बता रही है पी को। भाई ध्यान से देख लेना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको। ये तो हो गया पी, और ये साइन थीटा की तरफ फ्लक्चुएट करेगा। साइन थीटा कैसे चलता है, ऐसे। तो अगर कोई बोलता है कि इस एंगल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, तो आप बोलेंगे सर पी प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1। जब साइन थीटा 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, बीबी ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा ये होगा P प्लस बीबी ओमेगा स्क्वायर। इस जगह पे कितना फोर्स होगा, देखो सर ये तो है P, लेकिन बीबी ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा बीबी ओमेगा स्क्वायर। तो यहां कितना फोर्स आया, यहां पर आया P माइनस बीबी ओमेगा स्क्वायर। लेकिन द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि यहां पर भी बीबी ओमेगा स्क्वायर है, यहां पर भी बीबी ओमेगा स्क्वायर है, बस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पर है तो मैक्सिमम वैल्यू ना, है तो मैक्सिमम वैल्यू ना। इन्हीं दो पॉइंट्स को आप क्या बोलते हो, इन्हीं दो पॉइंट्स को आप क्या बोलते हो, हैमर ब्लो। इन्हीं दो पॉइंट्स के अंदर आपको हैमर ब्लो देखने को मिलेगा। कभी रेलवे स्टेशन जाना, ध्यान से 15 मिनट पहले, और जब वहां पर ट्रेन जा रही होगी ना, उस ट्रेन को देखना, उसके व्हील्स में ऐसा मूवमेंट आ रहा होगा, ऐसा, वो हैमर ब्लो है। वो क्या है, हैमर ब्लो है। पहले बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अभी एक और राज की बात बताते हैं तुमको, पहले ये बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अच्छा ऑब्जर्व किया तुमने, हाँ दूर से देखना भाई, ट्रेन के पास जाके मत देखना। कल को तुम सर का नाम लगा दो, सर ने कहा था ट्रेन के व्हील्स में जाके देखना हमको। तुम तो ट्रेन देख लो प्रिंस पहले। अभी सुनो, अभी और राज की बात आएगी, राज की बात और आएगी। अब सुनो, ये थीटा के साथ वेरिएशन है एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए। अब अगर आप यहां से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हो तो ये जो कर्व ना, ये देखो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे, अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो इस जगह पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत सारा फोर्स लगने वाला है। लेकिन इस जगह पर, इस पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर ट्रेन का लोड नीचे, लेकिन हैमर ब्लो नेगेटिव, वो भी इतना, और ये किधर लग रहा, ऊपर। तो इस जगह पर P इक्वल्स टू बीबी ओमेगा स्क्वायर हो गया। P बेचारा लग रहा नीचे, हैमर ब्लो नेगेटिव मतलब ऊपर, तो इसका मतलब इस जगह पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन कोई भी लोड महसूस नहीं कर रही। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच कर गया ना, इसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच कर गया है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा स्पीड को बढ़ा देते हो, तो ट्रेन के ऊपर जो नेट लोड आने वाला है नीचे की साइड, वो नेगेटिव हो गया। मतलब नीचे की साइड कोई फोर्स नहीं है, इतना फोर्स सब ऊपर की साइड है, तो ट्रेन हवा में उड़ने लग जाएगी। जब आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत फोर्स है, फिर और स्पीड बढ़ाया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो है खत्म हो गया। अगर अब स्पीड बढ़ाया ना तो ट्रेन जो है वो ट्रैक को छोड़ देगी। लेकिन बी केयरफुल, ट्रैक को छोड़कर उड़ने नहीं लगेगी, वो उड़ने नहीं लगेगी। वो कहीं आप सोच रहे हो कि अच्छा ये तो बहुत आसान है, अगर कभी जल्दी पहुंचना हो तो स्पीड बढ़ा दो उसकी। ये देखिए ये एक साइकिल की कहानी है। मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहा होगा, मतलब स्लाइटली लिफ्ट करके वापस आएगी, और वो शायद लिफ्ट आप देख भी नहीं पाओ।
और जैसे ही ऊपर गई इतनी ज्यादा स्पीड पे, जैसे ही ऊपर गई इतनी ज्यादा स्पीड पर, अगले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे वापस नीचे आएगी। और इतनी स्पीड पर अगर गलती से उसने एक बार ट्रैक को छोड़ने की कोशिश कर दी तो वापस ट्रैक पर कभी आ नहीं पाएगी वो। और उसके बाद ट्रेन का क्या हुआ होगा आप किसी को बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो बैठा होगा उसके अंदर वो तो नहीं बता पाएगा कि भाई हमने हैमर ब्लो जो है वो महसूस किया कि नहीं किया, क्योंकि ये जिस स्पीड पर हो रहा है ना बहुत ज्यादा स्पीड है। ट्रेन के लोड के बराबर हैमर ब्लो आपने डेवलप कर दिया, तो सिर्फ ऊपर भगवान को बता पाएगा कि हाँ मैं समझ गया हैमर ब्लो क्या है, हमें नहीं बता पाएगा। लेकिन थ्योरेटिकली हम यहां पर देख सकते हैं। तो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश मत करना, वो पहले वाला ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि हल्का फुल्का मूवमेंट है वो देखो, उड़ाने की कोशिश मत करना। कहीं आप लोको पायलट के पास जाओ और बोलो कि थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, अभी ट्रेन उड़ेगी नहीं उड़ेगी, सब उड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। थ्योरेटिकली आप देख सकते हो कि अच्छा ऐसा होगा, प्रैक्टिकली तो ट्रेन गायब हो जाएगी वहां से तुमको सबको लेकर। इसलिए आपने बोला सर लिमिटिंग कंडीशन क्या, हमने कहा देखो वर्स्ट सिनेरियो P बराबर बीबी ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, और बीबी ओमेगा स्क्वायर कभी भी P से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से ओमेगा की एक लिमिटिंग कंडीशन आपके पास में आ रही है, ओमेगा इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय बीबी। सो आपका ओमेगा जो है ना वो या तो इससे कम ही होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। हालांकि ये सब चीजें आपसे नहीं पूछेगा, आपसे तो सिंपल से पूछेगा हैमर ब्लो क्या, आप बोलेंगे बीबी ओमेगा स्क्वायर, बस इतनी बात आपसे पूछेगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि ये सब चीजें कहां काम आती है, कैसे काम आती है, कोई खास जरूरत नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इफेक्ट होता है ना वो हैमर ब्लो होता है और वो बीबी ओमेगा स्क्वायर होता है, बस और कुछ नहीं। ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे बता दिया है जानकारी के वास्ते। बताओ समझ में आया नहीं आया? नहीं मेरा नाम मत लेना भाई, एक कहीं पता चले अगली क्लास में जेल से ले रहा हूं, मैं तो पलट जाऊंगा, मैं बोल दूंगा मैंने ऐसा, मैं खुद ही नहीं जानता ऐसा कुछ, मैं तो खुद 10वीं फेल हूं। चलो एक बार इसे देख लो ध्यान से, ट्रेन को 2 मिनट उड़ाओ, मैं इसकी बैटरी बदल देता हूं।
चलो ये कौन से लेवल की बातें चल रही हैं, मैं तो समझ से ही बाहर है। तुम लोग, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो। इतनी बात समझ में आई? तो बेसिकली बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती है। रोटरी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैं आपको अगर जेन्युइनली बताऊं तो आपको याद होगा कि कल क्यों, वापस बना देते हैं एक बार। बैलेंसिंग देखो 99% क्वेश्चन आपका इस स्लाइड से आएगा, 99%। और जितना भी आपने पढ़ा है ना उसके आने के चांस है 1%। सो अगर मैं बात करूं यहां पर बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग आपके पास में इधर आती है रोटरी बैलेंसिंग, और इधर आती है आपके पास में रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग। रोटरी बैलेंसिंग, रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग। रोटरी बैलेंसिंग जो है वो दो कैटेगरी की होती है। एक होती है आपके पास में स्टैटिक बैलेंसिंग, एक होती है आपके पास में डायनामिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग का मतलब होता है when masses rotating in single plane। तो ऐसे में आपको सिर्फ समीशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 करना होता है, समीशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 करना होता है। डायनामिक बैलेंसिंग when masses are rotating in parallel planes। तो ऐसे में आपको समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, समीशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात? सो अब बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग। F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई एन। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई एन। इसको बोलते हैं प्राइमरी फोर्स, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। इसको बोलते हैं सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स। सो आपका जो क्वेश्चन है ना वो 99% सिर्फ इतने सी बात से आएगा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है कि अगर 1% आपसे कुछ भी पूछा जाए तो। पर यह गलतफहमी बिल्कुल मत पाल लेना कि सिर्फ बैलेंसिंग इतना ही होता है। जब ईएससी की प्रिपरेशन करेंगे आप, जब ईएससी के पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, लेकिन आपके एग्जाम एजेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी सी बात। और वो जो बाकी सब कुछ बताया है उसके आने के चांसेस 1% है। जैसे आप बाकी कोई एग्जाम देते हो तो उनके अंदर वहां से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी कहानी थी बैलेंसिंग की, जो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद में नया चैप्टर चालू करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। शुरू से सर, अरे प्रभु अभी तो जस्ट चालू ही किया है शुरू से ही।
फ्रेंड्स ये तो सबसे बड़ी राज की बात तुमने पूछ ली, ये नहीं बता सकते तुम्हें। क्या पता इसमें किसी दूसरे बैच का बच्चा भी बैठा हो, वो जाके अपने बैच को बता दे कि सर हमारे साथ धोखा करते हैं। राज की बात मैं तब तक बताता हूं जब तक समझ में आता है तुम लोगों को। अभी एक और राज की बात बताऊंगा, चलो अब तुमने याद दिलाया तो बैलेंसिंग से एक और राज की बात बताता हूं। चलो एक और राज की बात बताते हैं। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये मान लो वो शाफ्ट है जिसके ऊपर दो व्हील लगे हुए हैं, ये लोकोमोटिव का एक व्हील, ये दूसरा व्हील। अगर इसके ऊपर हैमर ब्लो है तो इसका मूवमेंट होगा ऐसा ऐसा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब अगर आप देखिए स्विंग कपल, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, स्विंग कपल की वजह से इसका मूवमेंट होगा ऐसा। सो ड्यू टू हैमर ब्लो ऐसे, ड्यू टू स्विंग कपल ऐसे। और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप सी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कम होगा, वर्टिकल बढ़ेगा। मतलब हैमर ब्लो बढ़ जाएगा और स्विंग कपल का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं, एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को कम करेंगे पहला बढ़ेगा। तो अगर आप देखें तो ये स्विंग कपल का इफेक्ट है, ये हैमर ब्लो का इफेक्ट है। तो अगर आपका लोकोमोटिव स्लाइटली, बहुत स्लाइटली ऐसे से मूव करते हुए चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे ऐसे चलने लग जाएगा ना, तो वहां पर जो लोकोमोटिव है बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए इस तरह के मूवमेंट को आप हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि जो आपके पास में ट्रैक्टिव स्विंग कपल रहेंगे उसका इफेक्ट क्या रहे, कम रहे। भले उसके चक्कर में थोड़ा बहुत हैमर ब्लो अगर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका मेन टारगेट रहता है कि आप स्विंग कपल के इफेक्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं। टीएफ का फुल फॉर्म भाई ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स ये देखो लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखो यहां लिख रखा ट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है इतनी बात? सो अब अगर हम लोग बात करें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास में एक बचा है गियर एंड गियर ट्रेन। हमारे पास में एक चैप्टर बचा है, ये तो चैप्टर भी नहीं है कैम, ये तो टॉपिक है बस। एक बचा है जायरोस्कोप और आखिरी बचा है वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन कंप्लीट आपके सिलेबस में नहीं है, बस कुछ ही पार्ट है वाइब्रेशन का, तो जितना पार्ट है उतना ही पार्ट बताएंगे। तो ये 4 टॉपिक बचे हैं, जिनमें से अगर हम लोग देखें ये दोनों मिलकर एक चैप्टर बनते हैं। एक तरीके से छोटे छोटे टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से अभी छोटा सा ही टाइम है, तो एक छोटे से टॉपिक को उठा लेते हैं, या तो इसको उठा लेते हैं या इसको उठा लेते हैं। बताओ, तुम जो कहोगे उसको उठा लेंगे। वोटिंग कर लेते हैं जल्दी से। प्रतीक, क्वेश्चंस मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस मत लिखो भाई प्रतीक, इनकम्प्लीट सेंटेंस मत लिखो। फिर से अटक गया। उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, वो आपको शीट में ही देखने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े क्लास में लिखते हैं, और न्यूमेरिकल वहां से आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप अगर जिद करो तो मैं लिखा देता हूं।
कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ। हनुमान जी के मंदिर में 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाना। परमेश्वर देखो कैसे वीडियो अपलोड होते हैं। करते हो ये सब? अरे एक क्वेश्चन करवा देते हैं यार अब, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा प्रतीक। एक क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो नाम लेते ही हो गया अपलोड। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ज्यादा नहीं करवाएंगे, एक तो करवा देते हैं। तुम्हारे साइड बारिश हो रही है? क्या बात कर रहे हो यार, अब तो बारिश खत्म हो गई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक बार सभी लोग फोकस कीजिए, एक क्वेश्चन कर देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेशल सेलेक्ट करके लाए प्रतीक के लिए। द फॉलोइंग डेटा रिलेट relate to a single cylinder reciprocating engine, to a single cylinder reciprocating engine, सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब डेटा क्या क्या दिया है देखो, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इक्वल्स टू 150 नहीं इक्वल्स टू कितना दिया है 40 kg, 40 kg। मास ऑफ revolving parts equals to 30 kg at crank radius. Speed equals to 150 rpm. Stroke length equals to 350 mm. If 60% of the reciprocating 60% of the reciprocating parts and all the revolving parts are to be balanced, then determine number 1, balancing mass required at a radius of 320 mm. 320 mm. Number 2, unbalanced force when the crank has turned 45 degree
45 डिग्री फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर, फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर TDC। अब क्वेश्चन देखने से ऐसा लग रहा है कि लाइक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन है भी, एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन है भी। सो द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इक्वल्स टू 40 kg, मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्ट्स इक्वल्स टू 30 kg एट क्रैंक रेडियस, स्पीड इक्वल्स टू 150 rpm, stroke equals to 350 mm. If 60% of the reciprocating parts and all the revolving parts are to be balanced, then determine balancing mass required at a radius of 320 mm। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि उसने क्या बोला है। उसने ऐसा नहीं बोला है कि रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग करो या रिवॉल्विंग करो, उसने बोला दोनों करो। तो देखो जब आपने रिवॉल्विंग बैलेंसिंग पढ़ी थी तो वहां पर बोला था M1R1 बराबर MR होना चाहिए। जब आपने रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग पढ़ा था तो BB इक्वल्स टू CMR बोला था। ये भी बैलेंसिंग मास, ये भी बैलेंसिंग रेडियस, ये भी बैलेंसिंग मास, ये भी बैलेंसिंग रेडियस। तो जब इंडिविजुअली सॉल्व करना होता है बेटा, जब इंडिविजुअली सॉल्व करना होता है तो रोटरी के लिए आप लिखेंगे M1R1 इक्वल्स टू MR। अब M1 तो नोटेशन है, कुछ भी हो सकता है, M1 हो सकता है, MB हो सकता है, कैपिटल B हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको इक्वल्स टू MR किया जाता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग में इसको इक्वल्स टू CMR किया जाता है। लेकिन जब दोनों को एक साथ बैलेंस करना होता है, फॉर पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ reciprocating parts and complete balancing of revolving parts, आप लिखेंगे कैपिटल B स्मॉल b इक्वल्स टू M रिवॉल्विंग R रिवॉल्विंग प्लस C M रेसिप्रोकेटिंग R दोनों के लिए सेम ही दिया उसने, R दोनों के लिए सेम ही दिया। देखो मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्ट्स इक्वल्स टू 30 kg एट क्रैंक रेडियस, और रेसिप्रोकेटिंग में जो रेडियस यूज होती थी MR ओमेगा स्क्वायर, वो R तो आपकी क्रैंक रेडियस ही होती थी, तो दोनों में R जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके लिए की स्टेटमेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स को, मेरे ख्याल से सभी को नहीं पता होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अब अगर पूछा जाए तो इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन वो डिजाइन कर सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये चीज कि अगर वो बोल रहा है कि रिवॉल्विंग पार्ट्स को कंप्लीट बैलेंस करना है और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स को पार्शियल बैलेंस करना है, तो आप इस रिलेशन को काम में लेंगे। ये देखिए रिवॉल्विंग के आगे 1 है, रेसिप्रोकेटिंग के आगे C है, इसका मतलब ये कंप्लीट और ये क्या है, पार्शियल। पहले तो बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? बोलो जल्दी से। भाई हमने कहा कि एक्चुअल में क्या है कि रिवॉल्विंग के लिए भी रोटरी मास ही लगाना है, रेसिप्रोकेटिंग के लिए भी रोटरी मास ही लगाना है, तो रोटरी मास एक साथ लगा दो ना। तो एक साथ के लिए एक साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, और ये रिलेशन हमने बना लिया। तो अब वैल्यूज की बात करते हैं। उसने बोला जो बैलेंसिंग मास आपको लगाना है, बैलेंसिंग मास रिक्वायर्ड एट अ रेडियस ऑफ 320 mm, इसका मतलब स्मॉल b की वैल्यू है 0.32 मीटर, कैपिटल B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। M रिवॉल्विंग, देखो जरा रिवॉल्विंग पार्ट कितना है, 30 kg। M रेसिप्रोकेटिंग कितना है, 40 kg 40 kg। C 60% बोल रहा है तो 6 आएगा।
60% बोल रहा है तो ये आपके पास में 6 आएगा। रेडियस आर, स्ट्रोक लेंथ बराबर होता है 2r, और ये दिया गया आपको 350 mm, तो r बराबर 175 mm, सो r इक्वल्स टू 0.175 मीटर। सो फाइनली अगर आप देखें तो कैपिटल बी, स्मॉल बी की वैल्यू 0.32, एम रिवॉल्विंग की वैल्यू 30 kg, आर रिवॉल्विंग की वैल्यू आर रिवॉल्विंग की वैल्यू सॉरी ये रहा 0.175 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 0.6। एम रेसिप्रोकेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो एम रेसिप्रोकेटिंग कितना हो जाएगा, एम रेसिप्रोकेटिंग 40 kg, और आर फिर से 0.175। इसको सॉल्व करके आप कैपिटल बी इन केजी मुझे बता दो, कैपिटल बी इन केजी मुझे बता दो सभी स्टूडेंट्स। चलिए जो आंसर आप बता रहे हैं 29.53 आई थिंक 29.53 kg, ये आपके पास में बेसिकली मास आ गया 53। हाँ ठीक है 53 व्हाटएवर जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, अनबैलेंस फोर्स व्हेन द क्रैंक हैज टर्न 45 डिग्री फ्रॉम द टीडी से। देखिए रिवॉल्विंग मासेस तो कंप्लीट बैलेंस हो चुके हैं ना, रिवॉल्विंग मासेस जो है वो कंप्लीट बैलेंस हो चुके हैं, तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मासेस देते हैं, ना कि रिवॉल्विंग मासेस। अनबैलेंस मासेस जो है वो सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मासेस देंगे, ना कि रिवॉल्विंग मासेस। रेसिप्रोकेटिंग मासेस कितना अनबैलेंस फोर्स देते हैं, इतना अनबैलेंस फोर्स देते हैं। तो हमने कहा फाइंड कर लो वैल्यू, यहीं पर लिख देता हूं दूसरा पार्ट, एफ अनबैलेंस इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस सी। ध्यान रखना एम रेसिप्रोकेटिंग है, ये आर कौन सा है, ये वाला ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी एम रेसिप्रोकेटिंग आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जरा कैलकुलेट करके बताओ एफ अनबैलेंस कितना आ रहा है न्यूटन में कैलकुलेट करके बताओ सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके बताओ। पीछे अरे क्या रह गया पीछे बताओ।
कोई स्टूडेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ यार जल्दी से, इतना टाइम थोड़ा लगता है। अरे कोई बोल रहा है नेक्स्ट स्लाइड, कोई बोल रहा है प्रीवियस स्लाइड। कोई तो होगा तुम में से टैलेंटेड बच्चा। नहीं ये तो गलत है भाई। प्रतीक रूट नहीं लिया बेटा आपने, ऐसा लग रहा है रूट नहीं लिया आपने। आर को रेडियस मीटर में पुट करें, सी को 0.6 पुट करें, ओमेगा जो है ये आरपीएम है बेटा, ये आरपीएम है, 2πn/60 ओमेगा पुट करें ऐसे। नहीं 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 नहीं, ये आंसर भी गलत है। ओहो ऐसे कैसे हो सकता है यार, एकदम दिल तोड़ रहे हो तुम लोग तो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग। मुझसे सॉल्व करवा के ही मानोगे। देखो F अनबैलेंस इक्वल्स टू रूट ओवर ब्रैकेट 1 - c mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस c mr ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना दिया है मैं तो देखो पहले, मुझे भी नहीं पता। थीटा दिया है 45 डिग्री। ओके सो F अनबैलेंस इक्वल्स टू रूट ओवर, कोई है पढ़ा लिखा जिसने, ये आंसर श्रीवास्तव बिल्कुल सही। श्रीवास्तव नाम क्या तुम्हारा। ये जो आंसर है 880, ये बिल्कुल सही आंसर आया। सो ये बन जाएगा 1 - 0.6। मास कितना है रेसिप्रोकेटिंग का 40, रेडियस कितना है 175, ओमेगा कितना है 2π 150/60 का स्क्वायर कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 0.6 m, मास कितना है 40 kg इंटू 0.175 ओके आर ठीक है, ओमेगा 2π 150/60 का स्क्वायर साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर। ओके आनंदिता, सो जो करेक्ट आंसर आने वाला है F अनबैलेंस इक्वल्स टू 880 न्यूटन, 880 न्यूटन। ये आपके पास में फाइनल आंसर आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल 880, लगभग 880 बोला मैंने ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लगभग 880। सभी लोग वेरीफाई कर लो यार जल्दी से। डन ना,
डन। एक क्वेश्चन ऐसा मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको, एक क्वेश्चन ऐसा मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको। A single cylinder oil engine has a stroke of 38 centimeter and crank rotates at 360 rpm. The reciprocating parts weight 670 Newton and revolving parts are equivalent to 800 Newton at crank radius small r. A revolving balance weight is introduced at a radius of 15 centimeter to balance the whole of revolving and one half of reciprocating parts. The magnitude of balancing weight required and the residual unbalanced force on crankshaft R. अच्छा, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन में और पुराने वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? क्या कोई बता सकता है? इस क्वेश्चन में और पुराने वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? आर अलग है, ठीक है, और कुछ देखो ध्यान से। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, तो मुझे लगा एक क्वेश्चन दे देते हैं फिर आपको, जो आप बाद में सॉल्व करें। लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ बता के फिर उसके बाद में क्लास बंद करूंगा। देखो भाई, और कुछ आपको दिखाई दे रहा हो?
क्या लिखा है? हाफ ऑफ रेसिप्रोकेटिंग। चलो मैं आपके साथ लिखता जाता हूं। सिंगल सिलेंडर ऑयल इंजन हैज ए स्ट्रोक। स्ट्रोक आपको दिया गया है 38 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो गया आपके पास में? 19 सेंटीमीटर। पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। क्रैंक रोटेट एन इक्वल्स टू आपको दिया है बेटा 360 आरपीएम। सो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई 360 बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स वेट, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का वेट दिया है। ये देखो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मास नहीं दिया, वेट दिया है भाई, वेट ध्यान रखना। सो यहां पर m रेसिप्रोकेटिंग मल्टीप्लाई बाय g इक्वल्स टू दिया है 670 न्यूटन। इसी तरह से m रिवॉल्विंग मल्टीप्लाई बाय g इक्वल्स टू दिया है आपको 800 न्यूटन। 800 न्यूटन। समझ गए इतनी बात? इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। देखो जरा अब आगे देखते हैं हम लोग। अ रिवॉल्विंग बैलेंस वेट इज रिक्वायर्ड। वेट पूछा है हमसे, भी वेट पूछा है। इज रिक्वायर्ड एट रेडियस, मतलब हमसे क्या पूछा है? कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू पूछी है, मतलब आंसर भी किस में आएगा? न्यूटन में। एट रेडियस स्मॉल बी की वैल्यू आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। द होल ऑफ रिवॉल्विंग एंड हाफ ऑफ रेसिप्रोकेटिंग, मतलब स्मॉल सी की वैल्यू 0.5, स्मॉल सी की वैल्यू 0.5। द मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंसिंग वेट रिक्वायर्ड एंड द रेजिडुअल अनबैलेंस फोर्स। एक तो अनबैलेंस फोर्स पूछा है, एक बैलेंसिंग वेट पूछा है। अच्छा, कुछ डेटा मिसिंग नहीं लग रहा क्वेश्चन के अंदर? कुछ डेटा आपको यहां से मिसिंग नहीं लग रहा? भाई बैलेंसिंग वेट तो आप फाइंड कर लोगे, जब अनबैलेंस फोर्स फाइंड करोगे तो वहां पर कुछ डेटा आपको मिसिंग नहीं लग रहा? एंगल, वेरी गुड। श्रवण, कैसे फाइंड करोगे? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे सर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एंगल मिसिंग है लेकिन कैसे फाइंड करोगे? एंगल मिसिंग है, कैसे फाइंड करोगे? कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो मुझे एंगल की इंफॉर्मेशन दे दे। देखो, एफ अनबैलेंस इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। हाफ रिवॉल्विंग से कैसे फाइंड करोगे? उससे कैसे बताओ प्रिंस, कैसे? क्या पता तुम सही बोल रहे हो, ऐसा लग तो रहा है कुछ सही बता रहे हो, कुछ पता नहीं पूरा सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। अरे नहीं पता, इतना लिखने के बाद बोल रहे हो नहीं पता। देखो सी की वैल्यू कितनी है? 0.5। एफ अनबैलेंस इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस 0.5 इज 0.5 एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 0.5 एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर एफ अनबैलेंस जो कॉमन आ रहा है उसको इधर ले लो, 0.5 एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। की पॉइंट क्वेश्चन का की पॉइंट ये तो 1 होता है। सो एफ अनबैलेंस जो है वो आएगा 0.5 एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो। बाकी वैल्यूज दे रखिए बेटा, सारी वैल्यूज आप, अरे अगर 1 नहीं होता तो वो देता ना यार, ये कैसा सवाल हुआ? प्रिंस हो, प्रिंस जैसी बातें नहीं कर रहे हो। ये मैं अटक कैसे गया?